रोले। नमस्कार, द टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। आजकल चुनावी माहौल है, चुनावी बाजार है, कुछ चीजें बिक रही हैं, कुछ खरीदी जा रही हैं। हम आज हैं उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम प्रसाद विशाल के साथ, जो एक युवा प्रत्याशी है और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का प्रतिनिधित्व इस इलाके से कर रहे हैं। तो विशाल, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप क्या बेच रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, हम तो जनता के सपनों को साकार करना चाहते हैं और उस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको एक बार ठीक से उठाया जाए। आज़ादी के इतने साल बाद, उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद, जब जनता की समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं है तो ये काम करना ही पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है कि युवाओं को ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो एक व्यापारी हैं और खरीद और जो फरोख्त की जो काम है वो उनका, व्यापारियों का काम है। हमारी जो समस्याएं हैं हम उनके लिए आए हैं। बहुत खूब। अगर पिछले 10 सालों का इतिहास यहाँ का देखें, जो प्रतिनिधि रहे हैं अभी पिछले 10 वर्षों में, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या किया है, क्या रह गया उनसे, क्या खूबियां रही है, क्या कमियां आप उनमें देखते हैं? उन्होंने जो किया है वो सिर्फ व्यापार किया है। 30,000 रुपए लोन के साथ वो आए थे चुनाव मैदान में, आज 300 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किसका विकास किया है। और उनके इर्द गिर्द जो 4-5 लोग हैं, जो ठेकेदार कर सकते हो आप उनको, या उनको भी व्यापारी कह सकते हो या बिचौलिया कह सकते हैं, उनकी मुट्ठी में विधायक होते हैं और वही अपने हिसाब से चलाते हैं कि सरकार कैसी है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। क्या योजनाएं आनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा सीधा है कि आप वोट खरीदो और सीट बेचो, बस यही रह गया। बहुत नई बात आज जानने को मिली है कि अगर 30,000 रुपए लोन लेके हम विधायक बन जाते हैं कहीं किसी जगह के, और आज 300 करोड़ रुपए की संपत्ति हम अर्जित कर पाते हैं, तो क्या आप भी इसी दिशा में आगे तो नहीं बढ़ने वाले? सर, अगर इसी दिशा में बढ़ना होता तो फिर क्योंकि मैं एक शिक्षित युवा हूँ, बहुत अवसर थे, राजनीति नहीं चुनता, क्योंकि मुझे इतना भी पता था कि मैं एक व्यवसाय शुरू कर सकता था। तो उसमें भी मतलब अगर मुझे यही सब करना होता, राजनीति आया हूँ क्योंकि इन सबको देखते हुए कि इनको कैसे लगाम लगाया जाए। जो दल बदल की राजनीति है, जो दल बल की राजनीति है, उसको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। युवाओं के सपने हैं, जो भी यहाँ से पढ़ता है वो वापस नहीं आना चाहता है। वो एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहता है, वो एजुकेशन चाहता है, वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ देखो आप कि 100 से अधिक महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो मामला है इंटरनेशनल बनना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये सदन के अंदर तक नहीं पहुँचता है, उठता नहीं है मामला। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये पीड़ा होती है, जब जिसको पीड़ा होती है वो इन चीज़ों को समझता है। और यहाँ के जो लोग हैं, जिनके वृद्धजन जो है, उन्होंने 90% सुख सुविधाओं का देखा ही नहीं है कि इस दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। जब बच्चों का भविष्य देखते हैं तो उनका अपना भविष्य नजर आता है कि क्या ये भी ऐसे ही रहेंगे। तो इसको कैसे दूर किया जाए कि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि कुछ अच्छा करें, बाकी जनता पे। बहुत ही एक संवेदनशील वक्तव्य भावी युवा ने दिया है कि इस इलाके में 100 से अधिक महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। जिस देश में जननी अगर सुरक्षित नहीं है, उस देश का भविष्य कैसे होगा? आपकी क्या योजनाएं हैं? और अगर हम देखें कि जो लोग ग्रसित हैं, कई प्रकार की समस्याओं के शिकार हैं गाँव में, क्या वो लोग नहीं सोचते हैं कि ऐसी शख्सियत को आगे लाने की जरूरत होगी जो इन मुद्दों पे काम करे, जो इन मुद्दों को उठाए और लोगों को समाधान दे, मात्र बातों में ही ना रखे? तो लोगों का क्या रुझान आपने देखा है? क्योंकि आप कई जगह घूमे हैं, कई जगह आपने मीटिंग्स भी की होगी, नुक्कड़ सभाएं की होगी, वहां पे क्या लोग वास्तव में चाहते हैं कि ऐसा कुछ बदलाव हो? जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं कि 100 महिलाएं प्रसव के दौरान अपने शरीर को त्याग करती हैं, तो क्या इससे ऊपर उठने के लोग बदलाव लाने के लिए आगे तैयार हैं? आपका क्या आकलन है कि आपने लोगों से बातचीत जो अभी तक की? सर, हर आदमी बदलाव चाहता है। जो पीड़ित है, जो इसका खुद सिस्टम का भी हिस्सा है, वो भी बदलाव चाहता है। समस्या है कि लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं था। और मेरा भी राजनीति में
थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं, अभी बदलाव चाहते हैं और विज़न है मेरे पास। उस विज़न से लोग आकर्षित हैं कि हाँ, कोई तो बात कर रहा है यहाँ के मुद्दों की। अदरवाइज़ क्या है, जितने भी कैंडिडेट है जो पार्टियों की बात करते हैं, वो पार्टी के नाम पर वोट ले रहे हैं या फिर राष्ट्रीय जो छवि के जो नेता हैं हमारे, उनके नाम पर वोट ले रहे हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ के जो मुद्दे हैं उनके साथ, यहाँ की समस्याएं, जो गांव की समस्याएं हैं, यहाँ की लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, इन तमाम चीज़ों के साथ जब मैं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मेरी पीड़ा उनकी पीड़ा है। तो उन्हें लगता है कि हाँ, कोई तो इन मुद्दों को रख रहा है। उम्मीद है लोगों का एक अच्छा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है और ये करते हैं उम्मीद कि शायद अच्छा, मतलब अच्छा ही रहेगा, जो रहेगा अच्छा ही होगा। दरअसल हम अपने समाज में इस प्रकार भी देखते हैं कि लोग बदलाव चाहते जरूर हैं, लेकिन हिलते नहीं हैं, चलते उसी ढर्रे पर हैं जिस ढर्रे पर चलते आ रहे हैं। अगर उसी ढर्रे में चलेंगे तो बदलाव नहीं होगा और बदलाव के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। तो वो जो हिम्मत चाहिए बदलाव के लिए, क्या यहाँ के लोगों में होगी? क्या आपको लगा है उनकी हिम्मत को लेकर? क्या आप कहते हैं, क्या बदलाव को वो एक दिलचस्पी के साथ, सुदृढ़ता के साथ लाने के लिए आगे आ रहे हैं, या सिर्फ पीड़ित हो रहे हैं, देख रहे हैं, चल उसी रास्ते में रहे जहाँ तक चलते रहे? इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। जो माहौल बनाने वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि लहर बनी है, ये लहर बनाने वाले चंद लोग होते हैं। उन चंद लोगों में कुछ पत्रकार भी होते हैं और कुछ ठेकेदार भी होते हैं, और वही माहौल तय करते हैं। और लोगों को, जो जिनको अपना नज़रिया नहीं होता है, जिनका अपना दृष्टिकोण नहीं होता है, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा दीजिए कि पुरोला विधानसभा से 6 नॉमिनेशन हुए हैं। प्रिंट मीडिया ने ये छापने की हिम्मत नहीं की कि यहाँ से 6 नॉमिनेशन हुए हैं। तो आप पत्रकारिता पर भी मेरा बहुत बड़ा एक रोष है कि भाई नाम मत छापिए, आप इतना तो छाप दीजिए कि 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। वो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के ही वो हैं, तो समझ सकते हैं हम कि वो जो पत्रकार भी जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टियों में बंटे हुए हैं। और इसके अलावा जो माहौल बन रहा है, जो आप कह रहे हैं कि लोगों का जो नजरिया है वो क्या हिलडुल सकेगा या नहीं हिलडुल सकेगा, ये माहौल बनाने वाले लोग हैं, इनसे प्रताड़ित हैं लोग। और जो शिक्षित वर्ग है वो समझ रहा है इन चीज़ों को कि राष्ट्रीय, जितने मान लो कांग्रेस का विधायक बनता है तो वो चंद लोग उसके साथ दिखेंगे, और बीजेपी का बनता है तो चंद लोग उसके साथ दिखेंगे, और निर्दलीय कोई मोटी पार्टी का व्यक्ति है तो वो लोग उधर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस माहौल को पहले समझना पड़ेगा। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शिक्षित वर्ग है वो समझ भी रहा है इन चीज़ों को, और जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं वो उससे भिन्न होती है जो बाहर दिखता है। तो ये फिलहाल है कि लोग शायद समझ रहे हैं, और जितना से मैं जुड़ने की कोशिश की है उन्होंने मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया। मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सुना है आपके फॉलोअर्स 1 लाख से ज्यादा हैं, आपके चाहने वाले युवा 1 लाख से ज्यादा हैं जो सोशल मीडिया में आपको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर इस बात को भी हम मान के चलें, इस पुरोला क्षेत्र के भी अगर 25-30 हजार लोग आपके फॉलोअर हैं और उनके परिवार में अगर एक एक व्यक्ति को भी वो मोटिवेट कर पाते हैं, तो 50,000 वोट तो आपकी झोली में स्वतः ही आने वाले हैं। इसके लिए आप प्रयास कुछ करो या ना करो, क्या कहना है इस पर? सर, ये भी सत्य है कि फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि वो इससे पहले पार्टियों में बंटे हुए लोग हैं। इसके अलावा कि धरातल की जो सच्चाई होती है वो थोड़ी सी और भिन्न होती है, क्योंकि वो कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ इधर के भी हैं। लेकिन कोशिश यही है कि उन लोगों को मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि अगर आप किसी भी विचार के साथ चलते हैं तो अब तक हमने हासिल क्या किया, पहले हमें वो सोचना पड़ेगा। जब हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है तो इसका मतलब है वो एक भेड़ चाल है जिनके साथ वो रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारा वोट अब तक हमने क्यों किया है और आगे हमें क्यों करना है। जिस दिन हम ये 2 चीज़ें समझने लग जाएंगे तो युवा अवश्य जुड़ेगा और शायद उसका कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि वोट देने से पहले जनता को ये जानना होगा कि आज तक जो हमने वोट दिए हैं उसका हमें क्या मिला है, क्या सिला रहा है उसका। तो इस बार अगर लोगों ने ये मौका 5 साल के बाद पाया है चुनाव के माध्यम से अपना सही प्रतिनिधि चुनने का, तो 5 साल के बाद अगला मौका आने वाला है। तो अब ये तय जनता करेगी कि उन आने वाली 5 सालों में क्या उन्होंने वही तरीके से रहना है, पीड़ित होना जैसे आज तक वो होते रहे, या
अपने सुख सुविधा के लिए वो बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जो आम जनता के द्वारा जाना जाना है। आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा की जनता से, क्या आप आह्वान करना चाहेंगे? ये मैं द्वारा बताना चाहता हूं कि 5 साल के बाद ये ऐसा अवसर हाथ में आता है जब हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए इतिहास लिखना शुरू करते हैं। तो और अक्सर हम हर बार इतिहास लिखने से चूकते हैं क्योंकि हम धर्रे के तरीके से आगे चलने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐसा ना हो। आखिरी संदेश आपका क्या है जनता के लिए? जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, अगर उन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना है तो हमें युवाओं को और युवाओं के साथ साथ विचारों को तवज्जो देनी होगी और जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमें जब ये पुरोला 1 नंबर विधानसभा नंबर भी है तो 1 नंबर कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो हिम्मत है, तो मुझे रिमोट वाले बटन के सामने वाला बटन दबा करके मुझे विजयी बनाएं और मैं उस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी मैंने बातें की है, मेरी कथनी और करने में कभी अंतर नहीं आएगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने ये सारे मुद्दे उठाए हैं और जनता से भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत खूब। आपने अभी वक्तव्य देखा श्री RP विशाल के साथ, जो उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा से प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के और जिनका चुनाव चिन्ह है टीवी रिमोट। इन्होंने जो अपने आखिरी संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो बात यही है कि पुरोला विधानसभा नंबर 1 सीट है और इसको नंबर 1 विकास की दृष्टि से भी कैसे बनाया जाए, ये एक चुनौती है। इसको लेकर आज तक जितने भी प्रतिनिधि रहे इस क्षेत्र से, कभी उन्होंने इस बात को सोचा नहीं है। इस युवा प्रत्याशी ने अगर इस बात को सोचा है कि इस विधानसभा को नंबर 1 होने के साथ साथ विकास में भी नंबर 1 बनाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो एक अहम बात इन्होंने कही है, उत्तराखंड जिन उद्देश्यों को लेकर बना था, जिस भविष्य को लेकर बना था और जिन शहीदों ने अपने आप को समर्पित किया है यहाँ पे उत्तराखंड बनाने में, अपनी बलिदान भी दिया है इस प्रदेश को बनाने के लिए, उनके जो सपनों का उत्तराखंड है वो कब बनेगा, कैसा बनेगा, ये एक विचारणीय विषय जनता को देखना होगा। जब तक शिक्षित और युवा प्रत्याशी जो नेक निष्ठा के साथ इस प्रदेश की, अपने विधानसभा क्षेत्रों की सेवा करना चाहते हैं, जब तक उनको नहीं मौका मिलेगा आने का, तब तक जनता त्रस्त होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि लोग आने वाले समय में 14 तारीख को जो मतदान होना है, उस वक्त पुरोला विधानसभा क्षेत्र से इस शिक्षित उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। टीवी रिमोट इनका चुनाव चिन्ह है, इसके माध्यम से इनको वोट देंगे और इस पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ द रीव टाइम्स से मैं अपने सहयोगी कैमरामैन जीवन और वीडियो एडिटर विनय भूषण के साथ और सोशल मीडिया एक्सपर्ट दीप्ति के साथ डॉक्टर LC शर्मा। धन्यवाद।